वेलकम यू ऑल। मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम बात करेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था सॉइल स्ट्रक्चर और क्ले मिनरोलॉजी। ठीक है, जिसमें हमने सॉइल के स्ट्रक्चर देखे थे, उसके टाइप्स देखे, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्या है, फ्लैकुलेटेड है, सिंगल ग्रेन्ड है। तो इस तरीके से हमने वो लेक्चर कंप्लीट किया था अपना। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज। देखिए, इंडेक्स इंडेक्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है ये बताएंगे। हमारे सॉइल प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखिए, सब सॉइल प्रॉपर्टीज जो है हमारी, वो हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहली हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, तो पहला है हमारा जिसमें कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज, दूसरा है हमारा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो है हमारी, वो करती है इंडिकेट हमारा किसको, बिहेवियर ऑफ सॉइल को। सॉइल का बिहेवियर कैसा है, इस बात को जो शो करती हैं वो हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज करती हैं। जैसे उसका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, अटरबर्ग लिमिट क्या है। अटरबर्ग लिमिट जैसे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ये सब अटरबर्ग लिमिट होती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की बात करें तो यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे कि परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। तो ये क्या है, हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है। तो इसमें जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज की। पहला हमारा जिसमें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये होता है हमारा पहला, दो टाइप से होता है, सीव एनालिसिस और दूसरा है हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब देखिए, सीव एनालिसिस कब यूज होता है और कब होता है हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस यूज। अगर देखिए, जो हमारा है, जो साइज है हमारा पार्टिकल का, वो 75 माइक्रोन से ज़्यादा है। साइज का पार्टिकल, जो पार्टिकल साइज है वो 75 माइक्रोन से ज़्यादा है, तो हम सीव एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हमारा जो है, वहीं पर अगर देखिए हमारा जो है 75 माइक्रोन से कम होता है, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होती है। जिसमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हमारे दो तरीके के एनालिसिस होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है पिपी वो सॉरी वो हाइड्रोमीटर, सॉरी हाँ, हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड, ये दो एनालिसिस होते हैं हमारे। और जो देखिए ग्रेन साइज एक्चुअली में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या शो करता है, इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन or list of values that shows the relative amount of particle is in granular material by size. ओके, तो देखिए सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में भी जानेंगे। तो सीव एनालिसिस क्या है, देखिए आपने प्रैक्टिकल किया होगा सीव एनालिसिस का, तो सेडिमेंटेशन आपने अपनी लैब में नहीं किया होगा। तो सीव एनालिसिस क्या होता है, देखिए इसमें नंबर ऑफ सीव्स लगा दी जाती हैं, जिसमें देखिए कौन कौन से साइज की होती है। देखिए 4.75 mm से 75 माइक्रोन यहाँ तक की सीव लगा दी जाती है इसमें। और लास्ट में लगा दिया जाता है पेन। अगर इससे छोटा भी कोई पार्टिकल होगा तो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम जो है एंटर कराते हैं अपने पार्टिकल्स को। ठीक है, कि यहाँ से सबसे पहले पार्टिकल एंटर करेगा, तो यहाँ पे रुक गए कुछ पार्टिकल्स जो 4.75 mm से ज़्यादा साइज के होंगे पार्टिकल, वो यहाँ रुक गए। 2.6 mm, 2.36 mm की सीव है, यहाँ पर रुक गए कुछ पार्टिकल। ऐसे ही फर्दर रुकते जाएंगे, रिटेन करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी शीप लगी होगी, और इसको जो रोटेट करने का काम करेगा, जो इसको हिलाने का काम करेगा, वो होगा हमारा मैकेनिकल शेकर, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करेगी और जो हमारे पार्टिकल्स हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते रहेंगे साइज के अकॉर्डिंग। सबसे छोटे पार्टिकल यहाँ पे होंगे पेन पे, उससे बड़े 4.75, सॉरी 75 माइक्रोन पे, तो इसी तरीके से ऊपर से 4.75 mm से बड़े यहाँ पे रिटेन कर जाएंगे हमारे। ठीक है, और जो छोटे होंगे वो पास कर जाएंगे नीचे पेन की तरफ। ठीक, तो इस तरीके से हम एक टेबल बनाते हैं जो हमारे रिटेंशन, कम्युलेटिव परसेंटेज और फाइनल परसेंटेज को डिनोट करता है। ठीक, अब देखिए साइज वर्सेस फाइनल ग्राफ इज प्लॉटेड। अब साइज और फाइनल ग्राफ का जो है परसेंटेज, वो प्लॉट किया जाता है।
अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होती है और इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये भी क्लासिफिकेशन करता है। जैसे इसने साइज को अलग अलग कर दिया है कि कितने साइज के कितने पार्टिकल हैं, तो उसी साइज उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। ये क्या होता है हमारा 75 माइक्रोन से कम के जो पार्टिकल होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो नेक्ड आई से हम इजीली नहीं देख पाते, तो वो पार्टिकल हम जो है इसमें यूज करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। एन इंडिकेटेड मेथड बेस्ड ऑन स्टोक्स प्रिंसिपल। ठीक, तो देखिए स्टोक्स की जो इक्वेशन है वो क्या है हमारी, 9/18 S माइनस वन डी स्क्वेयर अपॉन गामा। डी स्क्वेयर क्या है हमारा, जो पार्टिकल का साइज है वो डी, ठीक है, और गामा क्या है हमारा यूनिट वेट, एस क्या है हमारी सैचुरेशन। ठीक, अब देखिए अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकल के आती है यहाँ से हमारी, इसको ऊपर वाले को सॉल्व करके, जो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग वी एस यानी वेलोसिटी, इसकी आती है 900 डी स्क्वेयर, ये डी स्क्वेयर एम एम। ठीक, डी की वैल्यू एम एम में लेंगे और वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है स्टोक्स वेलोसिटी, मीट एम एम पर सेकेंड में लेंगे। अजम्पशंस क्या क्या होते हैं इसके, जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, ये लेमिनार फ्लो होना चाहिए। लेमिनार फ्लो कौन सा होता है, जैसे देखा होगा आपने, जो अपना पानी का टेप ऑन करते हैं, अगर आपने पूरा ऑन कर दिया है तो पानी ना इधर उधर जाने लगता है, टेप में से बिखरने लगता है उसे, वो होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। जबकि आपने देखा होगा, आपने थोड़ा सा मीडियम में होगा, और वो आपने मीडियम में ऑन कर रखा है अपना वाटर टेप, तो वो एक सीधी लाइन में चलता है, एक के ऊपर एक लेयर वाइज फ्लो होता है, जिसे हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। अब दूसरा अजम्पशन क्या है, पार्टिकल सेटलमेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस। देखिए एक दूसरे की इंटरफेरेंस के बिना पार्टिकल जो है सेटल करते हैं। सेटल क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए उनमें ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पार्टिकल सेटल करते हैं। स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ साइज इज बिटवीन 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन। ठीक है, 0.2 mm से ज़्यादा हो, if 0.2 mm से ज़्यादा होंगे तो देखिए क्या होगा, इट विल कॉज टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन हो जाएगी। और 0.02 से कम होगा तो हमारा होगा ब्राउनियन मूवमेंट, यानी जिगजैग मूवमेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रेंज में होगा 0.2 माइक्रोन 0.2 mm, दोनों के बीच में जो होगा वो होगा हमारा लेमिनार फ्लो। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस दो टाइप की होती है, एक होता है हमारा पिपेट मेथड और दूसरा होता है हमारा हाइड्रोमीटर मेथड। देखिए पिपेट एनालिसिस में क्या होता है एक्चुअली, पिपेट एनालिसिस में देखिए ये पार्टिकल्स हैं, ये हमारे सैंड के पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने इसमें पार्टिकल्स डाल दिए, ये पिपेट नहीं लगाते स्टार्टिंग में, किसी अमाउंट तक ये फिल कर लिया। ठीक है, किसी अमाउंट तक ये यहाँ तक वाटर हमने फिल कर लिया इसमें, इसके अंदर हमने डाल दिए अपने पार्टिकल्स और इसको करा दिया हमने रोटेट, जिस सर्कुलर रोटेशन मोशन दे दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ टाइम के लिए डेवलप हो जाएगा तो जो सॉइल के पार्टिकल है वो ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, राउंड राउंड जो है सर्कल बना लेंगे अपना, तो राउंड घूमने लगेंगे। तो उसके बाद जैसे ही हम उसे बंद करेंगे अपने रोटेशन को, तो ये घूमते तो रहेंगे, एकदम तो सेटल नहीं होंगे। तो तभी हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा थोड़ा रिलैक्स होगा वाटर, तो एक पिपेट लाएंगे जिसकी जो वाटर लेवल से 10 सेंटीमीटर डाउनवार्ड, ठीक है, यहाँ पे एक मार्किंग लगी होगी 10 सेंटीमीटर की, तो यहाँ तक हम उसे डिप कर देंगे। डिप करने के बाद शक करेंगे कहाँ तक, यहाँ पे एक मार्क लगा होगा यहाँ तक। ठीक है, 25 mm की जो है ये जो पिपेट होगी, यहाँ तक शक करेंगे। तो इसके बाद में क्या होगा कि इसमें कुछ पार्टिकल भी आएंगे, वाटर भी आएगा, तो इससे हम निकालते हैं अपना क्या, वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितने अमाउंट ऑफ जो पार्टिकल सॉइल पार्टिकल इसमें आ चुके हैं इस पिपेट में। इस तरीके से निकालेंगे हम इसका सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब देखिए हाइड्रोमीटर मेथड, ये क्या होता है, इट इज अ वे टू कैलकुलेट द साइज ऑफ अ पार्टिकल्स बाय मेजरिंग हाउ क्विकली दे सेटल आउट ऑफ अ लिक्विड। ठीक, तो वो कितनी जल्दी सेटल डाउन कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है, देखिए इसकी भी कुछ प्रोसीजर होता है। देखिए पहले तो सॉइल प्रिपेयर करते हैं, इसकी प्रिपेयर द सॉइल, फिर दूसरा होता है प्रिपेयर द सिलेंडर, जो ये हमारा कंटेनर है, इसे हम सिलेंडर बोलते हैं। ट्रांसफर द सॉइल इनटू द सिलेंडर। अब देखिए जो हमारा
वाटर है, इसमें हमने सॉइल के पार्टिकल डाल दिए उसी की तरह। इसमें क्या होता है, ये जो आपको मीटर दिख रहा है, ये एक स्टिक जैसा, ये स्पून जैसा, ये हमारा हाइड्रोमीटर है। एक इनिशियल टाइम पे हमने ये इतने ऊपर छोड़ा और कुछ टाइम बाद देखा कि ये सेटल कर गया, यानी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, टी इज ग्रेटर देन जीरो। टी की वैल्यू कुछ टाइम बाद ये डाउन हो गया। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, हम रीडिंग लेते हैं कि इतना इमर्ज हो गया और इतने इंटरवल ऑफ टाइम में हो गया, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये बात करते हैं कि हम करेक्शन इसका, कि करेक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर रीडिंग। अब देख क्या क्या करेक्शन होता है, टेम्परेचर का करेक्शन होता है, इसमें इफेक्ट होता है, और इसी की वजह से आता है इसमें टेम्परेचर करेक्शन। और ये कब होता है, जब हमारा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ना हो, या तो कम हो इससे या ज़्यादा हो, तो ये टेम्परेचर करेक्शन जो हमारा अप्लाई होता है। मेनिस्कस करेक्शन होता है दूसरा हमारा। तीसरा होता है हमारा डिप्रेस तीसरा होता है हमारा डिस्पर्सन एजेंट करेक्शन। ठीक, अब देखिए ये होता है हमारा एक ग्राफ, जो होता है हमारा फाइनल परसेंट और लॉग स्केल को हमारा डिनोट करता है। ये कब आता है, अब देखिए ऐसे रैंडम ग्राफ तो नहीं बनाते हम, लेकिन कब आता है, ये आता है हमारा इनके बेसिस पे, जो हाइड्रोमीटर हमारा डिप किया, कितने टाइम में किया है, कितने फाइन पार्टिकल्स हैं, तो इनकी हम जो एनालिसिस करेंगे, और तो इनके बाद में आता है हमारा ये जो लॉग स्केल। देखिए लॉग स्केल लॉग ही क्यों लेते हैं, तो देखिए इसकी एक्यूरेसी की वजह से, और एक्यूरेसी या हम बोल सकते हैं रेंज की वजह से, और दूसरा लेते हैं हम इसकी जो स्ट्रेट लाइन आती है। अगर हम देखिए लॉग नहीं लेंगे तो ये आपको फिर भी सीधी दिख रही है, नहीं तो ऐसे आएगी, यहाँ तक गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आता है। तो इसकी वजह से हम लॉग लेते हैं। ठीक है, देखिए लॉग स्केल इज यूज्ड बिकॉज देयर इज अ लार्ज रेंज ऑफ डेटा, और दूसरा टू गेट स्ट्रेट लाइन की वजह से, और इसकी जो रेंज होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी ये ग्राफ हमें बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, इसकी वजह से हम लॉग स्केल यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ मार्किंग है, ए और बी और सी, ये तीन मार्किंग है, ए बी और सी, ये क्या डिनोट कर रहा है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने ए बी सी यहाँ पे मार्क किया था, वेल ग्रेडेड सॉइल को दिखा रहा है ए। ठीक है, हैव डिफरेंट साइजेस। वेल ग्रेडेड सॉइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि देखिए सभी एक जैसी होंगी, इसका मतलब ये होता है हर टाइप की सॉइल मिलेगी, यानी 10 mm की, 20 mm की, सॉरी 20 mm तो सॉइल ही नहीं होगी, 4.75 से नीचे नीचे, या 4.75 से थोड़ा ऊपर, हर टाइप की लगभग सॉइल मिलेगी। हैड डिफरेंट साइजेस, वेल ग्रेडेड उसे बोलते हैं। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलते हैं एक ही टाइप की सॉइल होगी, एक ही टाइप के सॉइल पार्टिकल होंगे, उसे बोलेंगे हम, सेम साइज पार्टिकल होंगे देखिए, तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। और डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट टाइप के जो हमारे साइजेस होंगे, वो होगी हमारी वेल ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड क्या होगी, इसमें कुछ पार्टिकल बीच बीच में मिसिंग हो, कुछ साइज के पार्टिकल, यानी 2.45 के गायब हो गए, 2.6 2.6 से कुछ गायब हो गए, तो ऐसे कुछ कुछ पार्टिकल्स की जो साइज है वो मिसिंग होगी उस सॉइल में से, तो उसे बोलेंगे हम गैप ग्रेडेड। साइजेस आर मिसिंग, पहले में क्या है, साइज डिफरेंट होंगे तो वेल ग्रेडेड, साइज सेम होंगे तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, साइज मिसिंग होंगे तो गैप ग्रेडेड। नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा। बी एंड सी, अब बी और सी क्या देखिए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एंड गैप ग्रेडेड दोनों, यानी पुअरली ग्रेडेड सॉइल। बी एंड सी होगा तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगा, क्योंकि देखिए बी और सी पुअरली ग्रेडेड क्यों है, क्योंकि देखिए ए जो है इसमें हर टाइप की सॉइल है, इसमें नहीं है और ना नीचे वाले में, तो ये दोनों पुअरली ग्रेडेड सॉइल कहलाते हैं, बी और सी। इंपोर्टेंट साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, इंपोर्टेंट साइज क्या होते हैं देखिए, इंपोर्टेंट साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। अब D10 D30 D60 ये क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल। तो सॉइल पार्टिकल के जो इफेक्टिव साइज है, इफेक्टिव साइज से क्या मतलब आपका देखिए, इफेक्टिव साइज का ये मतलब ये होता है कि 50% से ज़्यादा पार्टिकल हमारे D10 के हैं, यानी उनका एवरेज साइज जो है, डायमीटर जो है 10 mm है, सॉरी 10 माइक्रोन है, तो ये हमारा D10 हो गया। ठीक, D10, ये 10 20 30 क्या है, परसेंटेज फाइनल, ये शो कर रहा है हमारा। ठीक, इसके बाद में हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या शो करता है, ये बता देता है हमारा कि कोई भी जो सॉइल
का जो हमारा सैंपल है उसमें कितनी यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी यानी सॉइल के जो साइज है कितना यूनिफॉर्म है, ए बी सी जो बताया अभी यूनिफॉर्म। तो बी वाला कौन सा है, यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मली। तो बी वाला सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म हो गया, यानी सी यू की वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा होगी, D60/D10। इसकी जो वैल्यू होती है D60/D10। देखिए वेल ग्रेडेड के लिए जो होता है हमारे ग्रेवल में, वो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए सी यू की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की, और 6 से ज़्यादा होनी चाहिए हमारी वेल ग्रेडेड सैंड में। सी यू लाइज बिटवीन 1 and 2 इफ इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कब कहेंगे, जब सी यू की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये दूसरा कोफिशिएंट है हमारा, D30 का स्क्वायर अपॉन D60+D10, D60 × D10। अब इसे इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, देखिए D60/D10, और यहाँ पे देखिए D30 का स्क्वायर अपॉन D60 × D10। देखिए 30 × 2 तो ये हो गया 60, या 3 × 2 कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो देखिए 6 × 1 6, दोनों तरफ 6 आएगा देखिए, और यहाँ पे 3 2 जा 6। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 × D10। अब देखिए क्या होगा, फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, तो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए सीसी की वैल्यू क्या होगी, 1 और 3 के बीच में होगी। जबकि देखिए वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए हमारा वैल्यू क्या थी, 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे क्या है हमारी 1 और 3 के बीच में वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। ऊपर वाली किसके लिए थी, याद रखिएगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, और यहाँ पे क्या है, वेल ग्रेडेड। तो यू से यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, और दूसरा जो बचेगा वो वेल ग्रेडेड हो गया आपका। ठीक है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कर्व इज यूजफुल ओनली फॉर कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल क्या होता है, देखिए जिनमें कोहेजन नहीं होता, लेस कोहेजन यानी सॉइल सॉइल के बीच में बिल्कुल भी एकदम वो अपना बॉन्ड नहीं बनाते, अलग अलग होते हैं दोनों पार्टिकल, यानी क्ले नहीं होता उसमें। इन केस ऑफ क्ले, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नॉट यूजफुल। देखिए मैंने बताया कि क्ले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्ले में कोहेजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन क्ले ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नॉट यूजफुल। द क्ले बिहेवियर इज मेनली कंट्रोल्ड बाय कंसिस्टेंसी लिमिट। कंसिस्टेंसी लिमिट पर डिपेंड करता है। देखिए अब ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं, और इसे डिनोट किससे करते हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी को ID से। ठीक, तो ID क्या होता है, ई मैक्सिमम यानी वॉइड रेशियो एट मैक्सिमम, ई यानी नॉर्मल, नॉर्मल वॉइड रेशियो, मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो, यानी मैक्सिमम माइनस नॉर्मल, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंटू 100। ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी। तो देखिए ई जो है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा, कहीं हो सकता है मैक्सिमम भी हो मिनिमम भी हो, लेकिन इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। देखिए ई मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट। मैंने आपको देखिए कल के लेक्चर में बताया था कि 0.91 होता है मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम क्या होता है 0.35। तो देखिए मिनिमम कहाँ पाया जाता है हमें, वॉइड रेशियो डेंस स्टेट में, और लूजर स्टेट में हमें ई मैक्सिमम मिलता है, यानी वॉइड रेशियो मैक्सिमम मिलता है। ई क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, नेचुरल सॉइल का, या बोलते हैं इनसाइट वॉइड रेशियो, यानी साइड पे जो हमने कोई सैंपल लिया उसका वॉइड रेशियो। इफ द सॉइल इज लूजर स्टेट देन ई इक्वल्स टू ई मैक्स, यही देखिए ई मैक्स हो जाएगा लूज, और डेंस में क्या होगा, ई इक्वल्स टू ई मिनिमम हो जाएगा हमारा, उसी को बोल देते हैं हम लूज और डेंस। ID इक्वल्स टू 0, और इसमें ID की वैल्यू हो जाएगी 100%। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इससे क्या पता चला कि ID की वैल्यू हमारी 0 से लेके 100 के बीच में लाई करती है। ID देखिए ये यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन कर दिया, ये आप भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए किसी ने 50% ले लिया, कहीं पे 30% ले लिया, किसी बुक में आपको ये यहाँ पे फिर 65 की जगह 70 या 60 भी मिल सकता है। तो इस तरीके से अपना अपना क्लासिफिकेशन है अपने अकॉर्डिंग, मेनली अलग अलग बुक आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो देखिए 85% से ज़्यादा होगा तो वेरी डेंस स्टेट बोल देते हैं। और देखिए इससे आपको क्या समझ आया, लूज स्टेट क्या शो करता है, ID की वैल्यू 0। डेंस स्टेट आपको क्या शो कर रहा है कि ID की वैल्यू मैक्सिमम यानी 100%।
देखिए अगर 100% होगी तो डेंस ज़्यादा होगा, और कम होगी तो उसे वेरी लूज बोलेंगे, फिर लूज बोलेंगे, फिर मीडियम डेंस बोलेंगे, फिर डेंस स्टेट बोलेंगे, फिर वेरी डेंस बोलेंगे। आपको समझ आ रहा होगा ये तो। फिर आता है आपका ये फॉर्मूला, मैंने आपको बोला था कि ये वाला फोर्थ नंबर फॉर्मूला है। फोर्थ नंबर फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा याद करना है, ये आपको आएगा, बहुत जगह यूज होने वाला है अभी तो इसमें गामा डी की वैल्यू क्या होती है, गामा डी इक्वल्स टू जी अपॉन 1 + ई। अब जी क्या होता है इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ई क्या होता है, वॉइड रेशियो। गामा डी क्या होता है, ड्राई डेंसिटी, सो ड्राई यूनिट वेट। तो देखिए यहाँ से अगर ई की वैल्यू को हम ये यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे, 1 + ई इधर गया, गामा डी नीचे आ गया, 1 + डी, और 1 यहाँ से फिर इधर आ गया दूसरी साइड, तो -1 हो गया। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा डी, यानी गामा डी अगर ज्यादा होगा तो ई मिनिमम होगा, और ई मैक्सिमम होगा तो गामा डी मिनिमम होगा। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में देखिए, यहाँ पर ई मैक्सिमम है तो यहाँ पर 1/गामा डी मिनिमम हो जाएगा, 1/गामा डी मिनिमम। इसी तरह 1/गामा डी, ये तो ऐसे ही रहेगा। 1/गामा डी मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि मैक्सिमम था ई मैक्स, यहाँ पे ई मिनिमम था, 1/गामा डी मैक्सिमम इंटू 100। ये वही फॉर्मूला है, ऐसे इंटरचेंज हम इसे कर सकते हैं। ठीक है। अब कंसिस्टेंसी लिमिट और अटरबर्ग लिमिट किसे कहते हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सेमी सेमी लिक्विड स्टेट बोलते हैं इसे। तो देखिए क्या क्या होती है ये, एग्जिस्ट ओनली इन कोहेसिव सॉइल। मैंने बताया था कि कंसिस्टेंसी लिमिट को हम क्ले के लिए यूज करते हैं मेनली। ये क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है तो हमारा लिक्विड लिमिट की तरफ ये इंक्रीज बढ़ता जाएगा, और वाटर कंटेंट कम हो रहा है हमारा तो ये सॉलिड स्टेट की तरफ जाता जाएगा। देखिए इसका कुछ ग्राफ है, एक शो करता हूँ पहले। देखिए देखिए सॉलिड होगा पहले, फिर पानी मिलाया हमने तो लिक्विड सेमी सॉलिड हुआ, यानी थोड़ा सा पेस्ट हो गया उसमें, और पानी मिलाया तो वो हो गया हमारा प्लास्टिक प्लास्टिक स्टेट में पहुंच गया। और ज़्यादा पानी मिलाया हमने उसी सॉइल सैंपल में, सॉइल सैंपल फिक्स है हमारा, उसमें केवल वाटर की वॉल्यूम जो है ऐड करते जा रहे हैं, और ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया तो वो हो गया हमारा लिक्विड स्टेट। तो ये सॉलिड से सेमी सॉलिड में जा रहा है तो इसे बोलते हैं हम श्रिंकेज, श्रिंकेज लिमिट। अब डब्ल्यू पी क्या हो गया हमारा, प्लास्टिक स्टेट, सॉरी प्लास्टिक लिमिट, और डब्ल्यू एल हो गया हमारा लिक्विड लिमिट, यानी प्लास्टिक से लिक्विड में गया तो लिक्विड लिमिट, और सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में गया तो प्लास्टिक लिमिट, सॉलिड से सेमी सॉलिड में गया तो श्रिंकेज लिमिट। अब ये क्या क्या होती है, ये शो क्या करना चाहते हैं, ये जो लिमिट है, लिमिट का मतलब क्या होता है, आपकी एक लिमिट है कि आप इतने कदम चल सकते हैं इतने दिन में, तो आपकी एक लाइन हो गई, बाउंड्री हो गई, इससे आप आगे गए तो आपने ज्यादा कवर कर लिया। तो ऐसे देखिए ये लिमिट है, इसके आगे गए तो फेज हो जाएगा हमारा सेमी सॉलिड का, उससे भी आगे गए एक और लाइन डब्ल्यू पी, उससे आगे गए आप तो प्लास्टिक स्टेट आ जाएगी। लिक्विड लिमिट से आगे गए तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे लिक्विड स्टेट आने वाला है। जैसे स्टेट की बाउंड्री हो गई कोई, या कंट्री की बाउंड्री होगी, एक पर्टिकुलर लाइन है, इसके आगे गए तो हमारा दूसरा एरिया आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारी लिमिट्स होती हैं। तो देखिए 4 तरह की लिमिट होती है, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, और हमारी सॉलिड स्टेट। सॉलिड क्या होता है, एकदम ड्राई सॉलिड वेट होता है इसका। तो देखिए अटरबर्ग लिमिट्स या कंसिस्टेंसी लिमिट, ये किस पे डिपेंड करती है, हमारी वाटर कंटेंट पे। दीज दीज आर द बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉइल। मैंने बता चुका हूँ कि ये बाउंड्री को शो करता है, केवल बाउंड्री डिफाइन करता है, इससे आगे ये होगा, इससे पीछे ये होगा। टाइप्स ऑफ अटरबर्ग लिमिट्स, देखिए लिक्विड लिमिट को हम डब्ल्यू एल बनाते थे या एल एल, पी एल बोल देते हैं या फिर डब्ल्यू पी बोल देते हैं प्लास्टिक लिमिट, एस एल या डब्ल्यू एस बोलते हैं हम श्रिंकेज लिमिट। ठीक है। ज़्यादातर मैं बताऊं तो आपको डब्ल्यू एल, डब्ल्यू पी और डब्ल्यू एस से शो करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो देखिए टू फाइंड डब्ल्यू एल, यानी लिक्विड लिमिट को फाइंड करने का तरीका क्या है, जो होता है हमारा कैसा ग्रांडे लिक्विड लिमिट टेस्ट। अब कैसे ग्राउंड का एक आता है बाउल टाइप का, ये एक टूल होता है जिसमें यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है ये वाला, इससे हम रोटेट करते हैं, नंबर और ब्लोज करते हैं। ये हमारा एक यहाँ पे ये है जो है, इसमें सॉइल सैंपल होता है, इसमें एक सॉइल सैंपल डालते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए पहले पहले क्या करते हैं, हम कहीं ग्राउंड पे गए, हमने वहां से एक सॉइल सैंपल लिया, उसमें वाटर मिला के एक पेस्ट तैयार कर लिया हमने। पेस्ट तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें रखेंगे, पेस्ट तने पूरा फिल कर देंगे इसे, और एकदम इसे
यूनिफॉर्म कर लेंगे, एक तरह से बोलते हैं। तो उसके बाद में हम इसमें लगाएंगे एक कट। ठीक है, कैसे ग्रांडे का एक टूल आता है जिसकी वजह से हम इसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसे 25 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे, टू ब्लोज पर सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा, ये पास आने लगेंगे। जैसे ही पास आएंगे हम इसे रोक देंगे और काउंट कर लेंगे कितने नंबर ऑफ ब्लोज हो गए। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें वाटर कंटेंट कितना है। अब आपको शायद समझ नहीं आया होगा, तो इससे हम निकालेंगे इसकी लिक्विड लिमिट क्या है। अगर शायद आपको समझ नहीं आया तो इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए क्या होता है, पहले हम ग्राउंड में गए, हमने एक सॉइल ली, उसका हमने उसमें डाला पानी, तो उसमें पेस्ट बन गया वो। ठीक है, पेस्ट बन गया तो उसके बाद में हमारा हमने इसके नंबर ऑफ ब्लोज को 25 नंबर ऑफ ब्लोज, देखिए आप देने के लिए इसमें 30 भी देते हैं, 20 भी देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है वो हमारा होता है 25 नंबर ऑफ ब्लोज। 25 नंबर ऑफ ब्लोज दिए तो ये पास आने की कोशिश करेंगे। जो हमारे ये सॉइल है जिसमें कट लगाने के बाद में जो पास आने की कोशिश करेगा, ये गैप फिल होने की कोशिश करेगा, ये वाला मिडिल वाला गैप, ये वाला। ठीक है, ये फिल होने की कोशिश करेगा। जैसे ही फिल होने की कोशिश करेगा, 2 नंबर ऑफ ब्लोज और देते हैं, ये याद रखिएगा। ग्रुप की मदद से इसे कट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला बन के आता है, W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2 अपॉन N1। यानी N2 अपॉन N1 क्या होगा, ये कई बार ट्राई करते हैं, वैसे नंबर ऑफ ब्लोज हर बार अलग अलग देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें कि ये स्लोप ऑफ कर्व, ये स्लोप ऑफ कर्व है, ये स्लोप ही तो दिखा रहा है हमारा, और क्या दिखा रहा है। ये स्लोप क्या दिखा रहा है कि WL यहाँ पर लिक्विड लिमिट, और ये 25 नंबर ऑफ ब्लोज हो गया। ठीक है, जिसे एन से डिनोट कर रहे हैं। तो फ्लो इंडेक्स IF, फ्लो इंडेक्स क्या शो करेगा, W1 माइनस W2 अपॉन लॉग बेस 10 N2 अपॉन N1। ये आपने प्रैक्टिकल किया होगा शायद अपना। तो देखिए N2 अपॉन N1 नंबर ऑफ ब्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए लिक्विड लिमिट क्या होगी, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट H with 25 नंबर ऑफ ब्लोज कैन क्लोज द ग्रुप ऑफ द apparatus। यही बताया मैंने भी आपको। फ्लैट फ्लो कर्व हैज रिलेटिवली मोर स्ट्रेंथ, यानी जिसमें एंगल हमारा कम होगा उसकी हमारे शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। कर्व बनाएंगे इसके बाद में, N2 N1 की वैल्यू W1 W2 की वैल्यू में मिल जाएगी उसके बाद। कंपेयर टू स्टीप स्लोप, यानी देखिए अगर हमारा फ्लैट कर्व है, यानी ABC में से देखिए कौन सा कर्व फ्लैट है, तो C वाला फ्लैट है हमारा। और स्टीप यानी एंगल किसमें, एंगुलर कौन है हमारा ज़्यादा, ए। देखिए हॉरिजॉन्टल के मुकाबले जो है ए ज़्यादा एंगल कवर कर रहा है और सी वाला कम कवर कर रहा है। तो फ्लैट हो गया हमारा सी, और एंगुलर सॉरी स्टिप हो गया हमारा ए। तो इसमें देखिए स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा सीयर स्ट्रेंथ सी की ज़्यादा होगी और सबसे कम होगी हमारी ए की। तो देखिए N1 N2 N3 नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू क्लोज द ग्रुप, ये अलग अलग सॉइल पे हमने किया ये N1 N2 की वैल्यू। तो सीयर स्ट्रेंथ ऑफ ए इज लेस देन, इससे ज़्यादा होगी बी की और इससे ज़्यादा होगी सी की। देखिए शियर स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, शियर स्ट्रेंथ होती है हमारी फ्लो इंडेक्स के इनवर्सिल प्रूफ। जिसकी फ्लो इंडेक्स ज़्यादा होगी उसकी हमारी शियर स्ट्रेंथ कम होगी। ये तो देखिए आपको समझ भी आ रहा होगा। देखिए फ्लो इंडेक्स यानी फ्लो की कैपेसिटी करने की ज़्यादा है उसकी, जो सोयल है वो हमारी ज़्यादा फ्लो करने की कैपेसिटी है उसकी, यानी थोड़ा ऐसे मूव करती रहती है, उसकी शियर स्ट्रेंथ एक्चुअली कम होगी ही, क्योंकि देखो वो बेंड भी जल्दी होगी। जितनी ज़्यादा वो होगी फ्लो करेगी उतनी ज़्यादा हमारी शियर स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। इंस्टीड ऑफ स्टैंडर्ड रबर शीट, इफ हार्ड रबर शीट इज यूज देन लिक्विड लिमिट डिक्रीजेज। देखिए अगर हम यहाँ पे रबर, जो हार्ड रबर यूज करेंगे, हार्ड रबर शीट जो डाउनवर्ड पोर्शन है उस पर, तो वाटर वाटर जो सॉरी लिक्विड लिमिट है वो डिक्रीज कर जाएगी। इफ सॉफ्ट रबर शीट इज यूज देन लिक्विड लिमिट इंक्रीजेस। At liquid limit condition, shear strength of soil is 2.7 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। देखिए अगर लिक्विड लिमिट में हमारी जो shear स्ट्रेंथ है वो हमारी सॉइल की क्या होगी, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर होती है। एंड इज सेम फॉर ऑल सॉइल, और ये हर सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट पे इतनी ही स्ट्रेंथ होगी, shear स्ट्रेंथ होगी, हमारी सेम रहती है।
शियर स्ट्रेंथ इज जीरो फॉर ऑल सॉइल इन लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में चला गया तो उसकी शियर स्ट्रेंथ बिल्कुल नेग्लिजिबल, यानी हम बोल सकते हैं जीरो हो जाती है। जबकि देखिए अगर वो हमारी सॉलिड स्टेट पे होगी तो उसकी शियर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। प्लास्टिक लिमिट टेस्ट होता है जिसे हम थ्रेड टेस्ट में बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने प्लास्टिक लिमिट जो हमारी सॉइल पे पहुंच गई, प्लास्टिक लिमिट है, उसमें से हमने थ्रेड मतलब सॉइल लिया, उसको हमने अपने हाथों से रब करने की कोशिश की, वो थ्रेड में कन्वर्ट होगा। अगर वो 3 mm के थ्रेड में कन्वर्ट हो चुका है तो वो हमारी प्लास्टिक लिमिट पे। अब 3 mm के होते होते वो हमारा टूट गया, यानी क्रैक कर गया वो बीच में से। आपने कोई 3 mm बहुत छोटा होता है, आपने मिट्टी ली थोड़ी सी हाथों में, उसे एकदम थ्रेड बनाने की कोशिश की अपने दोनों हाथों से रब करके, तो थ्रेड तो बनेगा। अगर वो थ्रेड बन गया तो प्लास्टिक लिमिट है उसकी, अगर नहीं है और वो क्रैक करेगा तो मतलब वो प्लास्टिक लिमिट में नहीं है। प्लास्टिक लिमिट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी रोल्ड इनटू अ थ्रेड ऑफ 3 mm डायमीटर। वही बताया मैंने, विदाउट क्रम्बल यानी विदाउट क्रैक या विदाउट श्रिंकेज। श्रिंकेज लिमिट क्या होती है हमारी? श्रिंकेज लिमिट होती है हमारी कि इससे आगे हमारा सॉलिड पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। Shrinkage limit is the minimum water content that can make the soil fully saturated। इसके आगे हमारा सॉइल जो फुली सैचुरेटेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसके आगे ओवर सैचुरेटेड, और ज़्यादा ओवर, बहुत ज़्यादा ओवर होता जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा फुली सैचुरेटेड को शो करता है। इससे कम हम वाटर यूज नहीं करते सैचुरेशन के लिए। ठीक है। इट इज़ द मिनिमम वाटर कंटेंट, इट इज़ द shrinkage limit is the minimum water content that can make the soil fully saturated, or it is the minimum water content that can be filled in the voids of the soil with 100% saturation, यानी saturation की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, voids में 100% वाटर होगा, बिल्कुल भी एयर नहीं होगी। सैचुरेशन का फॉर्मूला आपको बताना है, वो कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। तो देखिए अब बात करते हैं हम, ये 4 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे। देखिए 1 2 3 और ये 4। इसमें जो थर्ड वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे थर्ड नंबर पे, लेकिन उसमें क्या था, ये फर्स्ट नंबर पे। ES इक्वल्स टू WGS, ये बताया था मैंने आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। तो देखिए WS की वैल्यू क्या आ गई, श्रिंकेज लिमिट। यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट क्या शो करती है, VD माइनस VS, यानी ड्राई वॉल्यूम माइनस श्रिंकेज वॉल्यूम अपॉन ड्राई वेट इंटू गामा W इंटू 100। अब देखिए क्या हो गया, V और गामा D का इनवर्स रिलेशन है, तो 1 अपॉन गामा D माइनस 1 अपॉन गामा S। 1 अपॉन GM, गामा D को क्या रिलेट करते हैं हम, 1 अपॉन GM, इसको 1 अपॉन G। ये मैंने आपको फॉर्मूलेज जो याद कराए थे, देखिए ऊपर भी एक फॉर्मूला कराया था मैंने आपको भी यहीं पे, शायद यहीं से पता चल जाए आपको। देखिए ये वाला गामा D और G, देखिए दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो गामा D की जगह पे हम इसको भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वॉइड रेशियो तो हमारा कांस्टेंट होता है इसमें। तो ये देखिए गामा डी की जगह पे GM और G आ जाएंगे, गामा डी की जगह पे GM बल्क यूनिट वेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा गामा S की जगह पे G। तो ये हो गया हमारा WS का फॉर्मूला, और E इक्वल टू WGS भी होता है हमारा दूसरा। WS इक्वल टू E अपॉन G। देखिए यहाँ पे S की वैल्यू 1 होगी। 1 क्यों होगी, देखिए क्योंकि हमारा सैचुरेशन 1 है, फुली सैचुरेटेड है, तो S की वैल्यू 1। तो WS यानी वाटर कंटेंट क्या हो गया यहाँ पे, अगर सिंकेज लिमिट देखें तो E अपॉन G। ठीक है, WS इक्वल टू W1 माइनस V1 माइनस VD गामा W अपॉन WD। W1 क्या होता है, इनिशियल वाटर कंटेंट हमारा कितना है, कितना हमारा फिर उसके बाद में हमारा रिड्यूस किया। अब श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, देखिए श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, ये होता है हमारा V1 माइनस V2 अपॉन VD अपॉन W1 माइनस W2। अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसे होती है, द रेशियो ऑफ द गिवन वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वाटर कंटेंट above the shrinkage limit। The ratio of a given volume change in the soil to the corresponding change in the water content above the shrinkage limit।
यानी V1 हो गया, देखिए हमारा ये 1 और 2 पॉइंट मान लिया, V1 1 और 2 पॉइंट यहाँ पे, देखिए इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है हमारा V1, इस पॉइंट पे क्या वॉल्यूम हमारा V2, फर्स्ट पॉइंट पे हमारा वेट हो गया W1, और इस पे हो गया हमारा, सॉरी, इस पे वाटर कंटेंट W1, और इस पे वाटर कंटेंट हो गया हमारा W2। तो देखिए, और जो VD शो कर रहा है आपको, ये कर रहा है ड्राई यूनिट, सॉरी ड्राई वॉल्यूम को ये शो कर रहा है। तो V1 माइनस V2 अपॉन V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू 100 अपॉन W1 माइनस W2। तो देखिए ये वाटर कंटेंट का चेंज हो गया, ये हमारा वॉल्यूम का चेंज हो गया। VD क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मास। V1 क्या होगा, सॉइल मास एट वाटर कंटेंट W1। V2 V2 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मास एट वाटर कंटेंट W2। ठीक है, इफ V2 इक्वल्स टू VD, अगर मान ले हम ये जो है हमारा ड्राई है, V2 वाला पोर्शन आ गया हमारा यहाँ पे, यहाँ ये थर्ड पॉइंट मान ले हम, यहाँ पे येलो से मार्क किया है, यहाँ पे थर्ड पे आ गया मान लीजिए, तो यहाँ पे VD हो जाएगा, क्योंकि ड्राई वॉल्यूम हो गया, क्योंकि ये इससे नीचे तो वाटर कंटेंट लेते नहीं हम। ठीक है, तो V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100 अपॉन W1 माइनस WS, श्रिंकेज लिमिट। देखिए वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, अगर देखिए ऊपर वाले पोर्शन को देखें हम, W1 माइनस WS को हटा दें इसमें से, श्रिंकेज रेशियो में से, तो यही हो जाता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, केवल इसमें वॉल्यूम आता है हमारा। तो V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100, ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। श्रिंकेज रेशियो देखिए एक और फॉर्मूला होता है इसको ड्राइव करने का, वो होता है गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डी क्या होता है हमारा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। श्रिंकेज रेशियो द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई कंडीशन। प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, इसे करते हैं हम आईपी से डिनोट, प्लास्टिक इंडेक्स। प्लास्टिक इंडेक्स होता क्या, देखिए लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये हो गया हमारा प्लास्टिक। बहुत ईजी है, पी पीछे आया तो प्लास्टिक लिमिट हो गया। अब देखिए इसमें क्या, श्रिंकेज लिमिट, एस पीछे आ गया तो श्रिंकेज लिमिट हो गया। समझ में आ रहा है आपको, देखिए एक बार और ग्राफ देखिए एक बार फिर से आप, देखिए ये होता है WS, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। पहले वाला जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारा सॉलिड, सेमी सॉलिड, फिर होता है हमारा प्लास्टिक, उसके बाद लिक्विड। तो ऐसे ही देखिए हमारा ये फॉर्मूले भी ऐसे ही बनेंगे बिल्कुल। प्लास्टिक इंडेक्स में क्या होगा, आईपी से डिनोट कर रहे हैं, और लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, और श्रिंकेज लिमिट इंडेक्स में देखेंगे, श्रिंकेज इंडेक्स में देखेंगे तो IS से डिनोट करते हैं, तो प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, इसे बोलते हैं हम श्रिंकेज इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स आईपी अपॉन IF, IF क्या हमारा फ्लो इंडेक्स, आईपी क्या है हमारा प्लास्टिक इंडेक्स। प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारी, W, देखिए एक बार देखिए WL माइनस WP। तो देखिए कंसिस्टेंसी लिमिट ये क्या होती है, ये होती है देखिए हमारी IC से हम इसे डिनोट करते हैं, एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ पहले, देखिए IC से हम इसे डिनोट करते हैं, IC से डिनोट करते हैं WL माइनस W अपॉन IP। W क्या हो गया इसमें, नेचुरल कंडीशन में वाटर कंटेंट क्या है हमारा, WL क्या हो गया हमारा, लिक्विड लिमिट पे वाटर कंटेंट क्या है हमारा। तो IP की वैल्यू देखिए आपको पता है, IP वैल्यू क्या होगी, WL माइनस WP। तो यहाँ पे WL माइनस WP भी आप रख सकते हैं। और देखिए लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट क्या होती है, सॉरी लिक्विडिटी इंडेक्स, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो गया, ये लिक्विडिटी इंडेक्स, ये बहुत इजी है। फॉर्मूले भी देखिए सिमिलर है हर किसी के, WL WP WS, ये 3 से 4 वर्ड हैं, बार बार यूज होंगे। नॉर्मल कंडीशन पे वाटर कंटेंट कितना है माइनस प्लास्टिक इंडेक्स पे वाटर कंटेंट कितना है। प्लास्टिक इंडेक्स क्या है हमारी, WL माइनस WP। ठीक है, तो ये होगी हमारी लिक्विडिटी इंडेक्स। अब देखिए प्लास्टिक इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स दोनों क्या बनाते हैं हमारे, इक्वल्स टू 1। परसेंटेज में देखें तो 100% हो जाता है हमारा। IL इज ग्रेटर देन 1, सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट, यानी 1 से ज्यादा है IL की वैल्यू तो लिक्विड स्टेट में। IL इज नेगेटिव, द सॉइल इज आइदर इन सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट। ठीक है,
अब एक्टिविटी नंबर क्या होता है इसके बारे में जाएंगे। एक्टिविटी नंबर क्या होता है, देखिए, द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स टू द परसेंटेज क्ले ऑफ पार्टिकल्स, ये होता है हमारा ये होता है हमारा एक्टिविटी नंबर। तो एक्टिविटी नंबर द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल इन द सॉइल। देखिए ये क्या होता है, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी सॉइल जो है श्रिंक करेगी और स्वेल करेगी। तो क्या द सॉइल विद एन एक्टिविटी नंबर ग्रेटर देन 1.5 1.25 are considered as active and will expand in wet condition and shrink in dry condition। यानी जैसे मॉन्ट मोनोलाइट क्ले होती है हमारी, वैसे ही ये हमारी प्रॉपर्टी शो करेगी। अगर प्लास्ट एक्टिविटी नंबर इसका हमारा 1 से ज़्यादा है, 1.25 से, तो एक्टिव सॉइल है, यानी श्रिंक और हमारी जो है सॉइल बहुत जल्दी करेगी हमारी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी शो करेगी, यानी क्ले में होता है बहुत ज़्यादा ये। अगर देखिए नॉर्मल एक्टिविटी नंबर है तो 0.75 से 1.25 के बीच में आएगा। तो देखिए पहले मैं तो ये कहता हूँ 0.75 और 1.25 याद कर लीजिए। 0.75 से कम होगा तो इनएक्टिव हो गया, 1.25 से ऊपर हो गया तो एक्टिव हो गया, और इन दोनों के बीच में आ गया तो नॉर्मल कंडीशन। यानी एक इनएक्टिव जो है बहुत कम सॉइल और सिंक करेगी, जबकि एक्टिव जो है सॉइल और सिंक दोनों ज़्यादा करेगी, यानी मॉन्ट मोनोलाइट की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी। इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, जो साइज के पार्टिकल का वो इफेक्ट क्या करेगा इसमें, देखिए, इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज लिक्विड लिमिट इंक्रीजेज, और जो प्लास्टिक लिमिट है वो भी इंक्रीज करेगी, तो इससे क्या होगा, हमारा जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो भी हमारा इंक्रीज करेगी। याद देखिए, जो हमारा जो पार्टिकल का साइज है वो डिक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा फाइन हो गया तो वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, हमारा वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स दोनों हमारी इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी भी हमारी इंक्रीज करेगी, जो है हमारी प्लास्टिक इंडेक्स। सिल्ट एंड फ्लाई ऐश, ये थोड़ा देखिए इसमें साइज बड़ा हो गया है, जो हमारे क्ले से बड़ा साइज है ना सिल्ट और फ्लाई ऐश का, तो देखिए ये हमारी थोड़ी बड़ी होगी ये साइज में, ये दोनों साइज बड़े हैं, जो पार्टिकल का साइज है इनका बड़ा है, तो ये जब ऐड होंगे क्ले में तो इससे क्या होगा, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों डिक्रीज करेंगी, तो हमारी प्लास्टिक इंडेक्स भी डिक्रीज करेगी। आप समझिए, छोटा पार्टिकल है तो हमारी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों बढ़ती हैं, लेकिन वहीं पे हमारा बड़ा बड़ा पार्टिकल है वो होगा तो हमारी दोनों जो है डिक्रीज करती हैं, या उसमें ऐड होगा छोटे वाले में बड़ा तो भी डिक्रीज करेंगी। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन डिपेंड ऑन वाटर कंटेंट, मोर द वाटर कंटेंट लेस द कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी क्या होती है कि ये रेजिस्टेंस शो करता है डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, कि किस में डिफॉर्मेशन हो सकता है किस में नहीं होगा, ये हमारी वाटर कंटेंट पर डिपेंड करती है। जिसमें हमारा वाटर कंटेंट कम होगा उसमें हमारा रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, यानी कंसिस्टेंसी हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, वेट क्ले है इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो तो लेस कंसिस्टेंसी होगी, यानी कम, ये थोड़ा हमारा रेजिस्टेंस कम शो करेगा, यानी आप इजीली इसे हाथ में उठाएंगे क्ले को और श्रिंक कर देंगे कम फोर्स पे भी। लेकिन यहीं पे हमारी ड्राई क्ले यानी बहुत ज़्यादा सूखी हुई क्ले होगी तो वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी यानी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, आप उसे दबाएंगे तो इसके मुकाबले ये कम श्रिंक करेगी, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको इसको श्रिंक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारी रेजिस्टेंस शो करेगी। प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं, प्लास्टिक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, हम इसकी प्लास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सॉइल डिफॉर्म्स प्लास्टिकली विदाउट रप्चर, यानी विदाउट रप्चर विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो वेट क्ले है ये हमारी ज़्यादा प्लास्टिसिटी शो करेगी, जबकि हमारी सैंड जो है कम प्लास्टिसिटी शो करेगी। क्योंकि देखिए इसमें वेट में क्या होता है, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो ये जल्दी कंप्रेस तो हो जाएगी लेकिन ये टूटेगी नहीं जल्दी, अलग अलग पार्टिकल्स में डिस्ट्रॉय नहीं होगी, जबकि सैंड हो जाएगी हमारी। इफ लाइम इज एडेड टू क्ले देन लिक्विड लिमिट डिक्रीजेज बट प्लास्टिक लिमिट इंक्रीजेज, देन आईपी डिक्रीजेज। तो देखिए आईपी की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एल हमारा कम हो रहा है, डब्ल्यू पी ज़्यादा हो रहा है। आप फॉर्मूले को लिखिए अभी, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एल कम हो रहा है और पी बढ़ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, कम ही तो हुआ, तो ये हमारा डिक्रीज कर जाता है इसमें। लाइम ऐड करते हैं तो क्ले में। सेकेंड, फैट क्ले, हाईली कंप्रेसिव क्ले, लिक्विड लिमिट हमारी 50% से ज़्यादा होती है, तो फ्लैट क्ले, स्टीप एंड हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। देखिए इसके बाद में आपके पास आते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, उसके बाद में क्वेश्चंस ये आपको करने हैं। चलिए 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चंस आपको करने हैं। नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के नंबर लिख दीजिए, मैं आपको फर्दर संडे आने वाला है, जब तक जितने क्वेश्चंस कलेक्ट होंगे मैं आपको उनको करा दूँगा। तो देखिए गामा की वैल्यू इसमें दे रखी है मैं पहले, गामा इक्वल्स टू 1746, या हम कह सकें 1746 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट कितना दे रखा है हमारा 8.6%, यानी अगर इसे हम परसेंटेज को हटा के वाटर कंटेंट को डब्ल्यू लिखेंगे तो ये कितने में आएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन 100, यानी 0.086 डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगी, गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1+W। मैंने फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था, ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। तो गामा अपॉन 1+W, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी 0.086, तो 1 + 0.806 यानी 1.086, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1607 kg पर मीटर क्यूब। देखिए ई मैक्स और ई मिनिमम की वैल्यू आपको दी हुई होगी, अगर नहीं दी हुई है तो आप क्या यूज करेंगे, ई मैक्सिमम की वैल्यू 0.91 और ई मिनिमम की वैल्यू किसी भी सॉइल के लिए आप 0.35 यूज करेंगे। इससे कम ना तो होगी और 0.91 से ज्यादा नहीं होगी किसी भी सॉइल के लिए इनमें से, वॉइड रेशियो की वैल्यू। तो देखिए आपको जब दी हुई है 0.642, तो आप इसे यूज कीजिए, तो 0.642 माइनस ई, यानी मैक्सिमम माइनस ई, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो इससे आएगा हमारा जो आईडी की वैल्यू है हमारी, वो आएगी हमारी 13.9%। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें क्या होता है, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट जो है हमारी वो दे रखी है हमारी 45%, और प्लास्टिक लिमिट दे रखी है हमारी 33%। तो आपको देखते ही क्या पता चल रहा है कि हमारा कुछ वही जो अभी रिलेशंस किए हैं उनमें से कुछ ना कुछ पूछा होगा। इसमें क्या पूछा, देखिए इसमें पूछा हमारा श्रिंकेज लिमिट क्या होगी। तो देखिए इसमें देखिए कितना दे रखा है 0.36 वीडी, यानी वीडी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दे रखी, वीएस से लेके वी डब्ल्यू एल, तो यानी श्रिंकेज से लिक्विड लिमिट के बीच में जो वॉल्यूम चेंज है वो कितना दे रखा है 0.36 वीडी, और श्रिंकेज से प्लास्टिक के बीच में कितना दे रखा है वॉल्यूम चेंज 0.24 वीडी। तो देखिए आपको एक बात समझनी चाहिए, ये जो ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, तो दोनों का एंगल सेम होगा, यानी एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए। तो देखिए इससे क्या होगा, स्लोप दोनों इक्वल हैं या एंगल हमारे दोनों इक्वल हैं, तो दोनों का जो स्लोप है वो हम इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वी एल माइनस वी डी अपॉन वी डी, ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज का। वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज यहाँ पे लिए हमने, वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज लिए, तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज ये होगी, ये किसके इक्वल है 36%, ये हमारी 24% के इक्वल, वी डी माइनस वी पी माइनस वी डी अपॉन वी डी, यहाँ पे लिक्विड लिमिट के लिए, ये प्लास्टिक लिमिट के लिए, पी जो शो कर रहा है यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट का है, और ये वी एल जो शो कर रहा है लिक्विड लिमिट का है। तो ये दोनों हो गए 36% इसका आ गया, 24% इसका आ गया, तो 36 माइनस 24 ब्रैकेट में वी डी लिख देंगे अपॉन डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी, तो ये आ गया 0.24, ये 12 आएगा यहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं नहीं सॉरी, ये जो है यहाँ से है ये वाला, तो 0.24 वी डी अपॉन डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस, तो इन दोनों से हम इसे इक्वेट करके हमारा जो एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा हमारा, क्योंकि देखिए ये क्यों इक्वल किया, ये देखिए स्लोप इक्वल है, यहाँ पे स्लोप इक्वल है, यहाँ हम कह सकते हैं श्रिंकेज रेशियो, यहाँ पे देखिए अपॉन में वीडी और आएगा इनके बीच में, यहाँ पे भी वीडी आएगा, तो वीडी से वीडी कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब फॉर्मूला देखिए एक बार श्रिंकेज रेशियो का, देखिए ये रहा अपॉन वीडी है, तो वीडी देखिए दोनों में आएगा, पहले में भी और दूसरे में, तो ये वीडी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ यहाँ क्या बचेगा वी वन माइनस वी डी अपॉन डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू एस। देखिए ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा इस क्वेश्चन में, तो दोनों दोनों का स्लोप इक्वल हो गया, श्रिंकेज रेशियो इक्वल हो गया, तो देखिए 0.36 वी डी माइनस 0.24 वी डी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, लिक्विड से प्लास्टिक गए हैं, पहले वाले लिक्विड से प्लास्टिक, ठीक है, दूसरे में क्या है 0.24 वी डी अपॉन डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस, तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी हमारी डब्ल्यू एस की, वो होगी हमारी 9%। ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, ये वही श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला फिर से, इसमें जो
ऊपर वाली वैल्यूज हैं वही आपको यहाँ पे भी यूज करनी है, जो सेकंड क्वेश्चन में यूज किया हमने। ये थर्ड क्वेश्चन है, आपको ये यूज करना है। ये फॉर्मूला तो मैंने कहा था आपको याद होना चाहिए, ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी एस, ये वाला फॉर्मूला। अगर एस को इधर ले जाएंगे तो ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी एस। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, और एक फॉर्मूला बोला था यहाँ पे एस या सैचुरेशन है तो एस की वैल्यू 1 हो जाती है यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे ग्रीन मार्क किया है, जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई, गामा सैचुरेटेड की वैल्यू। तो एस की वैल्यू 1 हो गई सैचुरेशन में, तो जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन मैंने ये भी फॉर्मूला अभी ड्राइव कराया आपको, 1 अपॉन जी एम अपॉन 1 अपॉन जी, या 1 अपॉन वी डी अपॉन 1 अपॉन गामा डी अपॉन 1 अपॉन गामा, या इसको एक और तरीके से कराया था मैंने, ई मैक्स अपॉन वी डी माइनस वी। ठीक है, इस तरीके से भी कराया था। ये 3 फॉर्मूले कराए थे, 4। देखिए ये वाले, देखिए ये वाले 1 अपॉन जी एम माइनस 1 अपॉन जी, 1 अपॉन जी एम माइनस 1 अपॉन जी, या फिर 1 अपॉन गामा डी माइनस 1 अपॉन गामा एस, ये कराए थे। देखिए वी डी अपॉन गामा डी क्या हो गया हमारा, डब्ल्यू डी, ये हो गया गामा डी। वी एस अपॉन डब्ल्यू डी क्या होगा हमारा, 1 अपॉन गामा एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। क्वेश्चंस अभी कुछ रह गए हैं, आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए आप, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन हमारा ये है, सेवन्थ, एट्थ, इसमें करीब 15 टू 17 क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन ये हमारा, देखिए इसके देखिए आंसर भी दे रखे हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में इनके जो है नंबर डाल दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, तो वो मैं आपको संडे को सॉल्व कराऊंगा। ये हमारे 13 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।